Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर से रिलेटेड सेट थ्योरी रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित जो है हम यहाँ पर आज बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक मेगा रिवीजन आप इसको कह लीजिए और सारे के सारे जो है पीवाईक्यूज आप लोगों को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो है सेट थ्योरी से रिलेटेड ही है। ये जो है आपके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 साइन x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r। देखो, जब ऑल x बिलोंग्स टू r यहाँ पर बोल दिया है और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, तो आपको सीधा सीधा समझना है कि अगर r दिया है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तो होना ही होना है। ठीक है, अगर r दिया है तो। लेकिन यहाँ पर एक हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी दिया हुआ है, तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास f ऑफ x गिवन है, जैसे क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 ऑफ x प्लस 2 ऑफ साइन x। क्लियर, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जो इतना पार्ट है ना हमारा, ये जो पार्ट है हमारा इतना, इस पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, इसको सिंपली gx नाम दे देता हूँ मैं। तो क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको fx बराबर, इसको मैं gx नाम दे रहा हूँ। ठीक है, प्लस 2 साइन x। gx यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन x। समझ में आ गया होगा आपको कि मैं यहाँ पर क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ, है कि नहीं। तो देखो, जब हमारे पास gx आ गया, अब सोचना है हमें कि जो gx है वो gx आपका एक्चुअल में क्या है। ठीक है, समझना है हमें ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको समझते हैं। देखो, अगर इस gx की बात करें, फॉर gx, ठीक है, gx की बात कर रहे हैं। देखो, gx बराबर जो है हमारे पास दे रखा हो गया है, फिर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस यहाँ से क्या हो गया, सॉरी 2 नहीं आएगा ना, ठीक है, ओके, इतना है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एज x टेंड्स टू, अगर मैं इनफाइनाइट की ओर ले जाऊँ, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, क्योंकि r है तो ऑब्वियसली बात है ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो gx क्या हो जाएगा, gx भी इनफाइनाइट की ओर जा रहा है ना, इनफाइनाइट की तरफ लेके जाऊंगा तो ये भी इनफाइनाइट। एज x टेंडिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो gx क्या होगा, इट विल ऑल्सो गोज टू दी माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका अगर मैं रेंज की बात करूँ, इस फंक्शन का अगर मैं gx की रेंज की बात करूँ, ठीक है, रेंज पूछा है ना हमसे। रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब कि जो फंक्शन है वो किसके किसके तरफ मैप हो रहा है। तो x के हर वैल्यू के लिए इधर हमारा यही सेम रह रहा है, तो कोई ना कोई एलिमेंट मिल ही जा रहा है। तो यहाँ से अब बात करते हैं, ये जो 2x है ना, 2 साइन x। अब आपको पता है ना कि जो साइन x है वो वेरी कहाँ पे से कहाँ तक करता है, +1 से -1 में वेरी करता है। अब मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन जो x है वो वेरी करेगा -2 से +2 के बीच में, है कि नहीं। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो रेंज आ रहा है, अल्टीमेटली जो रेंज हमारा निकल के आ रहा है, ये जो -2 और +2, इसका जो रेंज आ रहा है वो -2 और +2 आ रहा है। और -2 और +2 जो है इस इंटरवल के अंदर तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर ही रहा है ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, देख लूँ, यूनियन कर लूँ, तो इसके अंदर आ रहा है। तो इस अल्टीमेटली जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, अगर रेंज की बात इसमें पूछा गया है तो। ठीक है, तो इसमें रेंज ही पूछा गया है आपसे, तो इसके रेंज हमारा जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगा। और इसमें उतना तो सोचने की हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है वो यही है। अगर साइन दिया हुआ है तो इस प्रकार से हम उसका रेंज को बता सकते हैं, इतना ही है। और जो है टोटल जो हमारे पास फंक्शन दिया है gx, जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ही होगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन्होंने ये बोल रखा है कि a market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that
720 consumers like product A and 450 consumers like product B. The number of the consumers that have liked both product, दोनों प्रोडक्ट जो है पसंद करते हैं। मतलब इसमें हमें निकालना है, इसमें ही कहा गया कि एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया है और बताया है कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए को पसंद किया है और 450 उत्पाद बी को पसंद, 450 ने जो है बी को पसंद किया है। और उन उपभोक्ताओं की संख्या निकालने जिन्होंने दोनों ने पसंद किया। देखो दोनों पसंद करने का मतलब क्या है, मतलब ए भी पसंद कर रहा है साथ में बी भी पसंद कर रहा है। समझ लो मेरी बात को, ए भी पसंद कर रहा है और बी भी पसंद कर रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए और वाला, तो यहां पर हम क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना ये चीज़, यहाँ पर यही तो कहा गया है कि क्या दोनों उत्पाद पसंद कर रहे हो, तो दोनों ही उत्पाद पसंद कर रहे हैं, मतलब वो ए में भी है कहीं ना कहीं और वो बी में भी है कहीं ना कहीं। तो हम उनकी संख्या ही तो निकालनी है जो ए को भी पसंद कर रहे हैं जो बी को भी पसंद कर रहे हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूँ वो ये होता है कि ए में भी है और साथ ही साथ बी में भी है। ऐसे ही तो होता है। जो पर्टिकुलर यहाँ पर एक्स होता है, इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पर ऐसे देखो, ऐसे ऐसे इसको करवाता हूँ, चलो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। सेट थ्योरी वैसे बता रखा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि जो x है सच दैट जो x है वो a से भी आता है एंड जो x है वो b से भी आता है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको मैंने बता रखा है। तो इसका मतलब हमें ये चीज़ जो है फाइंड आउट करना है कि दोनों पसंद करने वाले कितने हैं। और साथ ही साथ एक मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 1000 पीपल, तो 1000 लोगों का, 1000 में ठीक है ए भी है बी भी है, तो एन ए यूनियन बी जो है हमारे पास गिवन है कितना, 1000 लोगों का, ठीक है 1000 इतना दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर एन ए नंबर ऑफ ए को पसंद करने वाले कितने 720 और एन बी को पसंद करने वाले हैं 450। तो फार्मूला हमारे पास होता है, आपको बता रखा है मैंने, कि जो एन ए इंटरसेक्शन बी होता है वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये तो हो गया हमारा 720 प्लस ये हो गया हमारा 450 माइनस ये हमारे पास हो गया कितना भैया, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो है हमें निकालना है ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर यूनियन आएगा भाई, ठीक है इसको करेक्ट कर लेना। चलो है ना, यहाँ पर जो यूनियन है हमारे पास वो आ रहा है 1000। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 0 5 6 7 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11 माइनस यहाँ से 1000, तो ये 170 जो है हमारे पास आ रहा है, वो है जो कि दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला इसमें पूछा है कि द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन, इस रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन क्या क्या हो सकता है, ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है और इन ऑप्शंस में से ही जो है हमें कैलकुलेट करना है। देखो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है जो f ऑफ x है, जो f ऑफ x है वो गिवन है और वो इस प्रकार से गिवन है 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट में 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। देखो अब यहाँ पर ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो ये वाली फंक्शन है और ये वाली फंक्शन है, दो फंक्शन का मिक्सअप। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का डोमेन को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं पहले वाले फंक्शन की बात करूँ तो 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ी या फिर बराबर हो सकती है। क्लियर है, क्लियर, 0 से बड़ी या फिर बराबर हो सकती है ये वाले फंक्शन की अगर मैं बात करूँ। तो यहाँ से अगर मैं और थोड़ा सॉल्व करूँ 2 मॉडुलस x हो जाएगा, जो कि 0 से बड़ी बराबर हो सकती है। यहाँ से मैं लूँगा तो ग्रेटर देन 2 और मॉडुलस ऑफ x। अब चूँकि मॉडुलस ऑफ x है तो मॉडुलस ऑफ x है तो इसका जो वैल्यू है वो वेरी करेगा किसके किसके बीच में, x जो है
-2 और +2 के बीच में वेरी करेगा। क्लियर है? ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसके लिए ये वाला हमारा हो जाता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आपको पता ही है कि वो जो है उसका जो डोमेन होता है वो हमारा -0 से हमेशा के लिए मॉडुलस फंक्शन क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू है हमारे लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से छोटी या फिर बराबर के लिए काहे रखा है, तो -2 और +2 के बीच में ही जो है इसका क्या हो जाएगा, वेरी करता रहेगा। ठीक है, इससे ये चीज़ हमारा क्लियर हो रहा है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा ये है कि इस फंक्शन को देखो, दूसरा वाला फंक्शन क्या है, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, तो ये भी हमारा जो है कहीं ना कहीं बड़ी होंगी। ठीक है, और ये अगर बड़ी होंगी तो यहाँ से देखो 1 प्लस मॉडुलस जो x आ रहा है वो हमारे इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, और जो मॉडुलस x है वो हमारा जो है बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, किससे, वो हमारा जो है बड़ी हो जाएंगी -1 से। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि जो ये जो मॉडुलस x है यहाँ पर आप देखो कि ये 0 से हमेशा के लिए बड़ी होंगी, पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x, फॉर ऑल x। ठीक है, फॉर ऑल x। तो डोमेन ऑफ पहले का जो डोमेन आया वो क्या हो गया, डोमेन ऑफ फर्स्ट का जो डोमेन आया वो देखो हमारे पास -2 और +2 आया है। ठीक है, इसका जो डोमेन है वो +2 और -2 के बीच में ही हो सकता है, ध्यान रखना ये चीज़ें। क्लियर? और दूसरे का जो डोमेन हमारे पास आ रखा है, डोमेन ऑफ सेकंड का जो डोमेन क्या आ रखा है, देखो सेकंड का डोमेन फॉर ऑल x, ऑल x का मतलब यही होगा रियल वैल्यूड है तो यहाँ पर -∞ से +∞। क्लियर है? तो इनका अगर मैं दोनों को जोड़ना ही है हमें, तो जोड़ने के लिए इंटरसेक्शन निकालते, तो 2 -2, 2 इंटरसेक्शन -∞, तो ये जो हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास यही आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जा रहा है, ऑप्शन डी यहाँ से जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए 0 1 2 3 कंटेनिंग एलिमेंट 1, मतलब देखो इसका सबसेट हमें निकालना है, इसका सबसेट निकालना है जिसमें कि 1 कंटेन हो, वो सबसेट निकालना है जिसमें 1 कंटेन हो। अब देखो कैसे निकाला जाएगा, सबसे ज़्यादा टोटल सबसेट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल सबसेट्स आपको मैंने बताया था 2 दी पावर n होता है, 2 दी पावर n मतलब यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, टोटल तो 16 हो गया। अब हमें सबसे पहले तो वो निकालो इसमें से कि सबसेट जिसमें एक नहीं है। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ सबसेट्स जिसमें एक नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो यही पॉसिबिलिटीज है इसमें कि 0 2 और 3 है ना, ये तीन ही लेकर के ही तो हम सबसेट बनाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 दी पावर 3 8 हो गया, तो 16 है। अब 16 में से 8 गया, तो सबसेट अब निकालो, सबसेट्स जिसमें एक हो। ठीक है, एक हो तो अब क्या हो जाएगा, टोटल 16 है, अब 16 में से जिसमें नहीं है, नहीं वाले घटा दो तो बचेगा कितना, 8 ही बच रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स डिफाइन एज फॉलोज। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय जिसको निम्न अनुसार परिभाषित किया गया है। जो ए सेट है ना वो इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24 ऑफ x माइनस 54 ऑफ y प्लस 81 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक बी सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछा है। चलो ये सेट के बारे में पहले देख लेते हैं। बी सेट भी हमारे पास गिवन है, बी सेट इस प्रकार से गिवन है और इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है दोनों का। तो देखो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ काम करनी पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 24x है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको प्लस सही से एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि 4x स्क्वायर है और माइनस का 24 ऑफ x है। ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर प्लस का 9 ऑफ वाई स्क्वायर है और माइनस का 54 ऑफ y है,
प्लस का 81 है लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है ना, यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक तो ये वाला हमने एक साथ लिख लिया है और एक ये इसको हमने एक साथ लिख लिया है, बस हमने इतना ही काम किया है। और जब इतना हमारे पास हो गया तो हम यहाँ से देखो 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लो तो अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है x² और यहाँ पर 6x, ठीक है। प्लस यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा y² माइनस 6y और प्लस यहाँ पर 81 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो x के गुणा में होता है उसके आधे का वर्ग जोड़ देते हैं, आधे का वर्ग घटा देते हैं। तो x के गुणा में जितना है वो हमारे पास है 6 का आधा हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर x² माइनस 6x, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 9 करेंगे माइनस 9 करेंगे, क्लियर है। प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा, y² यहाँ पर भी सिमिलरली क्योंकि 6 है तो आधे का वर्ग जोड़ना है 6y, तो प्लस का 9 और माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस का 81 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखो तो इतना जो अगर पार्ट को मैं कंसीडर करके चलूँ तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये जो हमारे पास बन रहा है 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। और बाकी बचे कितना, 9 चक्को 36, ठीक है। अभी यहाँ से 36 बच रहा है, प्लस यहाँ से देखो 9 और यहाँ से बच रहा है y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 9 नंबर 81 बच रहा है हमारे पास। प्लस का यहाँ पर 81 है, माइनस का 81 यहाँ से बच रहा है 9 और ये 9 नंबर 81 और यहाँ से 9 चक्कू 36, तो माइनस का जो है यहाँ से 36 हमारे पास बच रहा है जो कि लेस देन इक्वल्स टू 0 के बराबर है, ठीक है। अब देखो ये माइनस का प्लस का 81 है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ से माइनस का 36 हो रहा है, तो यहाँ से बच रहा है हमारा 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ से 9 y माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये 36 उसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। अब 36 को इधर में भागा कर दूंगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 चक्को 36 प्लस यहाँ से 4 नम 36 हो जाएगा और ये 9 चक्को 36 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब जब ये हमारे पास आया तो ये है क्या, ये आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि ये एलिप्स हो गया हमारा, क्लियर है। एलिप्स हो गया जिसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है 3,3 जिसका सेंटर है, ध्यान रखना 3,3 जिसका सेंटर है। अगला उसमें हम बात करते हैं, देखो बी के लिए, ये तो हमारे पास आ गया, बी के लिए बात करते हैं। बी हमारे पास क्या है, मॉडुलस x माइनस 3 इज लेस देन 1। इसको मैं अगर और सॉल्व करूँगा तो माइनस जो है 1 और यहाँ पर हो जाए ग्रेटर देन x माइनस 3 इज लेस देन प्लस का 1। इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से इधर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर y माइनस 3 है इज लेस देन 1 है, तो इसको भी मैं सॉल्व करूँगा तो y इज यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो अगर मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ से ऑब्जर्व करने पर यहाँ से देखो सेंटर तो इसका 3 आ रहा है, एक हमारे पास ओपन जो है ओपन स्क्वायर बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, एक ओपन स्क्वायर टाइप का बन रहा है। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो इसको ओपन स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये इस टाइप का बन रहा है। पहले तो x के लिए जब कर रहे हैं तो ये वाला बन रहा है, ठीक है, मतलब x जो है x का वैल्यू 2 से बड़ी और 4 के बीच में हो रहा है, तो 2 से बड़ी और 4 के बीच में तो इस टाइप का एक एरिया हमारे पास जनरेट होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो और ये हमारे पास इसका जो सेंटर है वो 3,3 है, इसका जो सेंटर हो रहा है वो हमारा 3,3 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास एलिप्स आ रहा है वो इसी के बीच में आ रहा है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास एक मैंने बना रखा था, इससे आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर देखो ये एलिप्स है जिसका सेंटर 3,3 है, ये वो एलिप्स है जिसको मैंने अभी बना रखा था, जिसका सेंटर यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सेंटर यहाँ है 3,3 इसका सेंटर है। यहाँ से ना ये जो लाइन आप देख पा रहे हो 3 भी ले रखा है यहाँ पे, और ये वो एरिया है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा था, ये वो सर्कल है जिसके बारे में आपको बता रहा था, जिसका साइड लेंथ हमारा कितने है
जिसका साइड लेंथ देखो 1 2, साइड लेंथ 2 है, यहाँ से 1 2, साइड लेंथ 2 है, देखो 2 3 4 है ना, और यहाँ से अगर देखो तो 2 3 4, तो ये साइड लेंथ हमारे पास कितने इसके 2 है। और इनके अगर कॉर्नर पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या निकल के आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स अगर मैं देखूँ तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूँ तो ये 4,2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 4,2 आ रहा है। इस वाले कॉर्नर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 4,4 निकल के आ रहा है। इस वाले कॉर्नर पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो ये 2,4 निकल के आ रहा है। इस वाले कॉर्नर पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो ये 2,2 निकल के आ रहा है, ठीक है। और अगर इस सेंटर पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये हमारे पास है 3,3, जो कि इस एलिप्स का भी सेंटर पॉइंट है और ये जो हमारे पास सर्कल दिया है इसका भी सेंटर पॉइंट है। तो अगर ओवरऑल ऑब्जर्व करें, इनका हमें क्या निकालना है, इनका जो है इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन वही होता है जो पूरा पूरा कॉमन आता है, मतलब कॉमन पार्ट कौन सा है, यही इसका इंटरसेक्शन है, मतलब इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। तो इसका इंटरसेक्शन जो हमारे पास अल्टीमेटली आ रहा है वो देखो, इंटरसेक्शन क्या है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन की अगर मैं बात करूँ तो यही वाला वो पॉइंट है जिसमें दोनों में ही क्या है कॉमन है, और ये अल्टीमेटली है क्या, ये हमारा बी है, ये हमारा बी है। तो जो इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो इंटरसेक्शन निकालने के बाद इसका एरिया, इस पूरे का एरिया, देखो यहाँ से इस पूरे का एरिया और इस सर्कल का एरिया जो दोनों ही कवर कर रहा है वो हमारा ये वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो आएगा, तो ये वाला पार्ट अल्टीमेटली हमारे पास बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात कर रहा हूँ इसमें, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन ए जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर एक्स वाई आर एनी 3 सेट सच दैट जो एक्स है वो सबसेट है वाई है और जो सबसेट है वो जेड है, देन जेड माइनस वाई माइनस एक्स हमारा किसके बराबर होगा। तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक तो दो तरीके हैं इसके करने के। एक तो आप डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह यूज़ करके भी यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट एग्जांपल लो, क्योंकि लॉज वगैरह कभी कभी हमें याद नहीं होते हैं तो वो थोड़ा सा हमें दिक्कत कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, क्या है ये, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई इज सबसेट ऑफ जेड। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई इज सबसेट ऑफ जेड। तो अगर मैं एक एग्जांपल ऐसा लूँ, ऐसा एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर कैपिटल में लिख लेना, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान के चलो x है 1 है 2 है, ठीक है, और y में ले रहा हूँ 1 2 3 ले रहा हूँ, और z में ले रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। सब अपना अपना एक दूसरे का सबसेट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और अब देखो हमें क्या निकालना है। सबसे पहले तो z माइनस वाई माइनस एक्स निकालो। तो सबसे पहले तो z वाई माइनस एक्स निकाल कर देख लो, मतलब y के वो एलिमेंट लिखने, ठीक है, जो x के अंदर नहीं है। तो y के वो एलिमेंट देखो जो x के अंदर नहीं है, दैट इज इक्वल टू 3। अब z माइनस, इसको मैं अगर एक t नाम दे दूँ तो z माइनस टी निकालना है, मतलब t के अंदर वो एलिमेंट, हमें z के अंदर वो एलिमेंट देखने जो कि t के अंदर नहीं है। तो z के अंदर वो एलिमेंट देखने जो कि t के अंदर नहीं है। तो क्या क्या है, 1 है 2 है और 4 है। क्लियर, तो ये आ गया हमारा, और ये अल्टीमेटली है क्या, यही है हमारा वो z माइनस वाई माइनस एक्स। क्लियर। अब हम पहले आप एक एक ऑप्शन चेक कर लो। यहाँ से देखो x, यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से z माइनस वाई निकाल लो पहले। z माइनस वाई, z के वो एलिमेंट लिखो जो y में ना हो, ठीक है, सॉरी z के वो एलिमेंट लिखो जो y में ना हो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ रहा है खाली बस। अब यूनियन निकालो x के साथ, x यूनियन z माइनस वाई। तो x हमारे पास क्या है 1 2 है, और z माइनस वाई हमारे पास कितना है 4 आया। तो देखो 1 2 4, तो पहला ऑप्शन यहीं से डायरेक्टली मैच कर गया हमारा। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा जो है करेक्ट हो जाए। बाकी ऑप्शन आप एक बार इस प्रकार से चेक करके देख लेना, एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, वैसे ऑप्शन ए ही यहाँ से हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से इतना तो हमें पता लग गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखिए करते हैं। कह रहे हैं कि
रिलेशन आर इज डिफाइंड, यहाँ पर देखो, ठीक है, तो अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एज, जो आर है ना, देखो एक्स जो है ना वो रिलेटेड है वाई से, किस प्रकार से रिलेटेड है, यदि 2x प्लस वाई जो है लेस देन हो किससे, 5 से, बस ये रिलेशन है। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? आपको मैंने रिलेशन निकालना सिखाया था कि कैसे हम जो है किसी दिया हुआ रिलेशन को बता सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो देखो यहाँ से इसको करने के लिए ना हम एक एक करके क्या करते हैं, देखो ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब समझ रहे हैं आप, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यही हो गया कि जो इंटीजर उसमें से हमें सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट उठाना है। मतलब ये जो डिफाइन किया गया है वो z पॉजिटिव में डिफाइन किया गया है, ठीक है, z पॉजिटिव में। अब हम पॉजिटिव में से मतलब नेचुरल नंबर ही अब मान के चलो, यहाँ पर z पॉजिटिव कह लो, नेचुरल नंबर कह लो, वो कहने वाली बात है बस खाली। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि x का मान जो है, मैं अगर देखो 1 ले रहा हूँ, मान के चलो x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, फॉर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या जगह जो रिलेशन आ रहा है, देखो 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से y हो जा रहा है लेस देन 5, और यहाँ से y जो हो रहा है वो 5 में से हो गया 3 आ रहा है, y का मान हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, y का मान जो है 3 आ रहा है। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। एक तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ एक तो यहाँ पर है कि 1,1 रिलेशन पॉसिबल है, x का मान तो हमें 1 लेना ही लेना है, वो तो हमने ले रखा है, और y का मान 3 हो सकता है, और 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है। एक तो ये रिलेशन बन गया। अगर मैं x बराबर मैं लेता हूँ 2, तो x बराबर 2 लेने पर देखो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा वो कैसा बनेगा, 2 गुणा 2 प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से y जो है वो हमारा किसके बराबर बन रहा है, सॉरी यहाँ पे इसको ना ये साइन लगा लेना क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ से हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ से तो y लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 से लेस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सही है। अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ पर 1 हो गया, तो y जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है हमारा, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से जो आ रहा है, तो देखो x का मान तो 2 ही हो रहा है, लेकिन y का जो मान है वो हमारा 1 से छोटा या फिर 1 हो सकता है, मतलब 2,1 ही पॉसिबल है यहाँ पे। अगला मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, तो x बराबर 3 के लिए चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 3 के लिए जब मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, तो 3 दोनों 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस y इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और y इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, और जो कि बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये आ ही नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली जो रिलेशन हमारा निकल के आ रहा है उस रिलेशन की अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, तो रिलेशन जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, देखो यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक जो मैं आपको बता रहा था वो सिर्फ इतना काम करने के लिए, इस रिलेशन को निकालने के लिए क्या आया, 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, 2,1 भी आ सकता है ना यहाँ से। तो सबसे पहले चेक करते कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते, क्या स्वतुल्य है। देखो स्वतुल्य होने के लिए जितने भी हमारे पास इसमें नंबर्स है उसका हर एक पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास z है, z पॉजिटिव है, मतलब z पॉजिटिव कह लो, n कह लो, n हमारे पास क्या होता है, सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, तो 1,1 2,2 इस प्रकार से हमारे 3,3 सब होना चाहिए, लेकिन खाली यहाँ पर 1,1 है, तो ये रिफ्लेक्सिव हमारा नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत हो गया। ट्रांजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर देखो ट्रांजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ, चलो सबसे पहले सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखो, अगर मैं 1,2 ले रहा हूँ तो 2,1 एग्जिस्ट करना चाहिए, सही है, सेल्फ है पेयर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,3 है तो 3,1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है इसका मतलब हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, देखो अगर 1,1 है, 1,2 है तो 1,2 एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ये होता है ना कि अगर A B से रिलेट है और B C से रिलेटेड है तो A C से रिलेट होना चाहिए, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, आप देख सकते हो। 1,1 लोगे और 1,2 लोगे तो ये दोनों बराबर है, 1,2 एग्जिस्ट कर रहा है।
1,1 1,3 लोगे तो 1,3 एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1,1 और 2,1 ले रहे हो तो यहाँ से देखो 1,1 ये इसके लिए भी हमारा जो है 1,1 एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हर एलिमेंट को अगर आप चेक करोगे तो हमारा ट्रांजिटिव तो हो ही जा रहा है। तो बी ऑप्शन जो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, डी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा किस प्रकार से हमने जो है सेट के इसको बताया है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ए एन हमारे पास दिया हुआ है फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन सच दैट यूनियन ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन ए एन इज वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो ए एन हमारे पास दिया था। सबसे पहले ए एन को देखो क्या है। ए एन के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर एन को इन्फाइनाइट की तरफ ले जाऊँ तो ये हमारे पास 1 जाएगा एज एन टेंडिंग्स टू इन्फाइनाइट। ठीक है, नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली बात है। दूसरे साइड की अगर मैं बात करूँ, दूसरे एंड की, तो 3 - 1/n ये भी हमारा जो है 3 की तरफ जाएगा जब हम n को इनफाइनाइट की तरफ ले जाएंगे एज n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट ना, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो 3 की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो हमारा 1,3 जो है निकल के आ रहा है। ठीक है ना, 1,3 निकल के आ रहा है। अब 1,3 ये वाले ब्रैकेट नहीं लगना है यहाँ पे क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे। इसको ऑब्जर्व करोगे तो पता लगेगा आपको। यहाँ से देखो ना, ये -3 है और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि 1,3 इस प्रकार का ब्रैकेट आ रहा है। और आप देखो कोई भी यूनियन निकाल लो, कोई भी यूनियन निकाल लो, n = 1 A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, तो किसी भी उसके लिए जो है यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सबके सब इसके अंदर ही आने वाला है, ऑब्वियसली बात है। अगर n = 1 लोगे ना तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 + 1 2 और यहाँ पर 2 2,2 आ जाएगा। 2,2 इसके अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी आएंगे ना वो इसके अंदर ही आएंगे, तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो सारे इनकरेक्ट ही दिख रहे हैं। इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो ए बी सी सबसेट्स दिए हुए हैं और यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया है। तो एन भी हमारे पास जो है वो हमारे पास 692 दिया है। एन बी जो है हमारे पास दिया हुआ है वो 230 दिया हुआ है। एन सी जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 370 और एन बी इंटरसेक्शन जो सी है वो हमारे पास 90 दिया है। हमें निकालना है ये। तो इसको निकालने के लिए देखो हमें थोड़ा सा ना वर्क करनी पड़ेगी। वर्क क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं एन बी यूनियन सी निकालते हैं। चलो बी यूनियन सी क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास गिवन है ना। तो यहाँ से एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो एन बी जो हमारे पास दिया हुआ है 230 दिया हुआ है। एन सी जो हमारे पास दिया है वो 370 दिया हुआ है। एन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास 90 दिया हुआ है, जिसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 0 10 600 माइनस 90। तो ये जो हमारे पास आ रहा है वो 510 आ रहा है। ठीक है, जब ये 510 आ गया तो हम अब देखो एलिमेंट निकालते हैं। एलिमेंट आउटसाइड ऑफ बी यूनियन सी। आउटसाइड का एलिमेंट निकालने के लिए आपको पता है कि एन बी यूनियन सी का क्या करेंगे, डैश कर देंगे हम। ठीक है, जब डैश कर देंगे तो हम पूरा यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया हुआ है तो हम ऑब्वियसली आराम से इसमें से निकाल सकते हैं एन बी माइनस एन बी यूनियन सी, जो कि ये दे रखा है 692 और ये दे रखा है हमारा आ रखा है 510 आ रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, 182 आ रहा है। ठीक है, अब 182 आ गया। जब 182 आ गया तो अब एक फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग याद रखना है, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। आपको पता है डी मॉर्गन्स लॉ, अगर आपको पता है तो इससे हमें ये चीज़ निकल जाएगा, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है कि अगर बी यूनियन सी का अगर होल डैश में करता हूँ तो वो हमारे पास आता है बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो अगर मैं एन लगा दूँ तो यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगा और जो कि ये बराबर हो जाएगा इसके 182 के बराबर हो रहा है। अब जब ये 182 के बराबर हो रहा है तो एक फार्मूला यहाँ से और थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी है और वो होता है बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। जो हम अगर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश और यूनियन, ये फार्मूला याद रखना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ना वो हमारे पास गिवन है
सॉरी ये जो वैल्यू है वो हमारे पास इसका वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू ये है, तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, जो 182 है इसका मान 10 दिया हुआ है, तो 182 माइनस 10 अगर मैं करूँगा तो 172 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये फंक्शन कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी आर डिफाइंड बाय एफ एक्स बी डिफाइंड बाय एफ एक्स प्लस वाई, और ये क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। देन एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा, एक इवन फंक्शन होगा, एक इवन और ऑड फंक्शन होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ये चीज़ हमको बताना है। तो देखो जो दिया गया ना उसको एक बार लिख लेते हैं ना, और ये डिफाइन कैसे किया गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अगर हम x को y को 0 लेता हूँ, मान के चलो कि मैं y को एक टाइम के लिए 0 ले रहा हूँ, मान के चलो, ठीक है, और y को मैं अगर 0 ले रहा हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, f ऑफ x प्लस 0 बराबर f ऑफ x, और यहाँ पर f ऑफ y है तो यहाँ पर 0 ले रहा हूँ मैं, तो f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ 0। तो जो f ऑफ 0 आ रहा है अल्टीमेटली इसको मैं माइनस कर दूंगा तो f ऑफ 0 जो आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y को मैं ना माइनस का x ले रहा हूँ, ठीक है, y को क्या ले रहा हूँ, माइनस x ले रहा हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर y को माइनस x ले रहा हूँ, y को माइनस लेने पर x माइनस x हो जाएगा बराबर यहाँ से, अरे ये तो ऑलरेडी है ना माइनस, तो x ऑलरेडी है तो यहाँ पर तो हमें इसको रखना ही पड़ेगा, प्लस यहाँ से f ऑफ y को माइनस x हम रख रहे हैं, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, f ऑफ 0 बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x। तो यहाँ से 0 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो f ऑफ 0 हमारे पास 0 गिवन है, ऑलरेडी आ रखा है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, और मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो f ऑफ माइनस x बराबर हो रहा है माइनस का f ऑफ x। तो ये किसके कंडीशन है, ये हमारा ऑड फंक्शन का कंडीशन है, तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहे कि लेट द फंक्शन f एंड g बी डिफाइंड बाय, दोनों दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है और g ऑफ x दे रखा है, तो हमें g ऑफ f निकालना है। मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको बता रखा है, ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, g और इसको हम f ऑफ x लिख देंगे, तो g और f ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1 है, तो जब ये आ गया तो g ऑफ x का फंक्शन डिफाइन कैसे किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के हिसाब से डिफाइन किया गया है, तो x के जगह पर क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, इसको मैं करूँगा तो 4x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 1 और यहाँ पर जो है 2 दूना 4 है ना, हाँ 4x हो जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 1, तो यहाँ से ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, मैंने सब आपको बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर ओरली इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, देखो कह रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज क्या है, देखो अगर 0 से छोटी है x की वैल्यू तो उसका x स्क्वायर आ रहा है, मतलब जितनी भी पॉजिटिव है वो सारा का सारा इसमें क्या कर रहा है, हमारा कवर कर ले रहा है। 0-1 के बीच में अगर है तो x आ रहा है, मतलब अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, है ना, तो इस प्रकार से आ रहा है। मतलब यहाँ पर इसके लिए तो हमारे पास क्या आ रहा है 0, ठीक है, 0 और यहाँ से जो है इनफाइनाइट के बीच में ये सारे के सारे जो है, अगर एक से बड़ी है तो 1/2 आ रहा है, तो सब जितने भी हमारे पास यहाँ पर है तो ये सारे के सारे इनके बीच में आ रहा है, सॉरी यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास जो इसका रेंज आ जाएगा वो सब इसी के बीच में आ रहा है, तो इसके बीच में आ रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ से ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जा रहा है। बस यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ देखने की हमें ज़रूरत है ही नहीं, ओरली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। रेंज मैंने आपको बता रखा है कि डोमेन की वो जो एलिमेंट है वो कोडोमेन से मैप्ड हो रखा है, वो उसका रेंज हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट है, अब मैंने ये बता रखा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको अलग से सिखाया था, BN नंबर जो है, बेल नंबर मैंने आपको बताया था, बेल नंबर क्या है, देखो 1 है तो 1 का तो 1 हो जाता है, ठीक है, और अगर 2 है तो देखो 1 को यहाँ पर उतारेंगे, 1 प्लस 1 जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका तो 2 हो जाएगा। अगर n = 1 है तो ये आएगा, n = 2 है तो ये आएगा, n = 3 के लिए क्या आएगा,
देखो ये 2 है तो 2 को यहाँ उतारेंगे, 1 + 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 + 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा। तो टोटल अगर n बराबर 3 संख्या तो उसके लिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन की नंबर है वो 5 है। देखो अगर ये नहीं पता है तो आप वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे हम निकालते हैं, हर पॉइंट पर मैंने एक एक चीज़ डिस्कस किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया से समझा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। करें द फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइन बाय, जो है हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है ऐसे, एफ ऑफ एक्स बराबर 6x + 6 की पावर मॉडुलस ऑफ x, इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो कह रहा है कि वो 1 into है, 1 onto है, many 1 onto है, many 1 into है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। समझनी क्या पड़ेगी, अब देखो यहाँ पर ना आप एक एक करके वैल्यू रखो। r से r में डिफाइन किया गया है ना, तो अगर मैं f of 0 रख रहा हूँ तो f of 0 पर क्या आएगा, f of 0 पर देखो 6 की पावर 0, यहाँ पर भी हमारा 6 की पावर 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 आ रहा है, सिंपल सा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 हो जाएगा, किसी की पावर 0। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो 2 आ रहा है, मतलब जो हमारा फंक्शन का ग्राफ हमारा बनेगा ना वो इस टाइप से बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। और हर वैल्यू के लिए देखो अलग अलग हो रहा है, तो यहाँ पर ये तो इस प्रकार से आएगा यहाँ तक, लेकिन ये ऐसा कट जाएगा यहाँ से सीधा। ठीक है, इसको एक बार मैं ऐसे बना देता हूँ मैं, ये आएगा ऐसे और ये ऐसे सीधा निकल जाएगा, ये इस प्रकार से सीधा निकल जाएगा ये। तो इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो यहाँ जो ये जो पॉइंट आ रहा है ना वो हमारा 0 पर ना 0,2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब ग्राफ के लिए, ग्राफिकली अगर मैं हमें 1 चेक करना है, तो अगर कोई ग्राफ जो है एक से ज़्यादा पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक मैं अगर लंबा जो है लीनियर एक लाइन बना दूँ, एक सीधी रेखा लग दो, और वो जो रेखा है वो 2 पॉइंट पर, 2 अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है। आप खुद देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर भी कट कर रहा है, इस पॉइंट पर भी कट कर रहा है। मतलब मैं अगर देखना चाहूँ तो अगर मैं ये वाला वैल्यू देखो, ये x1 हो गया, और ये वाला वैल्यू देखो ये x2 हो गया, तो दोनों ही वैल्यू के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारा सेम वैल्यू दे रहा है। मतलब जो f ऑफ x1 है और f ऑफ x2 है वो तो बराबर है, लेकिन बट यहाँ पर हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो x1 है वो x2 के बराबर नहीं है। तो ये जो है 1 1 तो नहीं हो सकता है। अगर 1 1 नहीं है तो क्या है कि 2 अलग अलग पॉइंट के लिए सेम पर मैपिंग हो रहा है। तो ये मैंने कंडीशन आपको बता रखा है कि अगर 2 अलग अलग पॉइंट है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझना है हमें। 2 अलग अलग पॉइंट है और उन 2 अलग अलग पॉइंट के लिए अगर सेम पॉइंट पर मैपिंग हो रहा है, सेम पॉइंट पर मैपिंग हो रहा है, तो वो जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है मैनी वन। कैसा फंक्शन कहलाता है, मैनी वन, मैनी वन कहलाता है। तो ऑप्शन देखो 1 1 into 1 1 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 1 onto 1 1 नहीं है, मैनी वन onto। अब onto चेक करते हैं। onto के लिए क्या है कि इस यहाँ वाले जो है ना, यहाँ वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो खाली नहीं होना चाहिए, सब के सब किसी ना किसी जो है इस वाले डोमेन में मैपिंग होना चाहिए। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि R में सारे के सारे एलिमेंट का मैपिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, एलिमेंट खाली रह जाएगा। तो जो खाली रह जाएगा, तो कोई भी एलिमेंट अगर खाली रहेगा तो onto तो नहीं होता है, वो हमारा into होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, बहुत क्वेश्चन है, अभी मैं और भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए कह कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव इज नथिंग बट इट इज द ऑन टू फंक्शन, आपको मैंने बता रखा है। देखो ऑन टू फंक्शन के लिए ना एक शॉर्ट तरीका याद रखो। शॉर्ट तरीका क्या है कि जो रेंज है ना, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, बस। चेक कर लो अब एक एक करके, ये 2 मैंने तरीका आपको बता दिया है। रेंज जो है कोडोमेन के बराबर। देखो यहाँ पर R से R में डिफाइन है, ठीक है, और f ऑफ x बराबर x² है, तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर देखो आएगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ से मैं डोमेन में से अगर मैं -∞ से +∞ उठाऊँ, -∞ से +∞ उठाऊँ, तो ये जो मैपिंग होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किससे किससे मैपिंग होगा। देखो अगर मैं R में 0 भी होता है तो 0 को अगर मैं ले रहा हूँ, तो 0 को अगर ले रहा हूँ तो 0 तो आ ही रहा है, बाकी जो है R को मैं ले जा रहा हूँ, आगे ले जा रहा हूँ, तो इन्फाइनाइट की तरफ मैपिंग हो रहा है। मतलब ये इसका जो है क्या रेंज आ रहा है, ये इसका क्या है, रेंज है। तो इसका जो रेंज आ रहा है वो इसका कोडोमेन के बराबर नहीं हो रहा है। कोडोमेन क्या है, R है, मतलब कोडोमेन भी हमारा यही है, ठीक है। R से R में हो रहा है ना, तो ये
ये वाला डोमेन हो जाएगा, ये कोडोमेन हो जाएगा, और कोडोमेन का रेंज हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, जो कि नहीं आ रहा है। तो ऑन टू तो ये वाला नहीं हो सकता है। सिमिलरली इसके लिए भी चेक कर लो, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर भी पॉजिटिव फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है, तो इसका भी कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से हर एलिमेंट लोगे तो ये जो आर आ रहा है ना, इस आर की वजह से गलत हो जा रहा है, और ये जो आर है वो क्या कर रहा है, जो डोमेन है, कोडोमेन है, वो रेंज के बराबर करने नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट है, और रेंज जो इसका आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 और इनफाइनाइट आएगा, इसके बीच में आएगा। इसकी बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका जो हमारे पास है वो हमारा पॉजिटिव है, और इसमें हमारा देखो इस आर में 0 भी है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इस आर में 0 है, तो अगर मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से 0 ले रहा हूँ और 0 का मैपिंग में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है 0 का मैपिंग 0 में होना चाहिए, लेकिन ये जो पॉजिटिव आर है, जो आर पॉजिटिव है, इसके अंदर 0 नहीं है, में 0 नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 0 नहीं है तो 0 नहीं है तो इसका मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। जब इसका मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है तो आप एक चीज़ देखो ना, कि इसके अंदर ये वाला जो हमारे पास बन रहा है, ये चीज़ जो हमारे पास बन रहा है, इसका जो रेंज हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव 0 है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिक्कत कर देगा, जो कि हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। कई सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिसके लिए जो है ये खाली रह जाएगा। क्लियर है? जिसके लिए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि 0 हमारा देखो, इस रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज तो यहाँ से हमारा इसका यही आएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है, रेंज तो हमारा यही आएगा, 0 इनफाइनाइट आएगा। लेकिन ये 0 जो है ना, इंक्लूडेड तो इसमें है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? 0 इसमें हमारा इंक्लूड नहीं है। अब जब 0 इंक्लूड नहीं है तो आप एक चीज़ देखो कि इसका जो हमारे पास आ रहा है वो क्या इसके बराबर हो जाएगा। इसका रेंज ये आ रहा है और यहाँ पर जो है इसका ये आ रहा है। अगर मैं इस अकॉर्डिंग देखूँ, अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूँ, तो जो हमारे पास ये चीज़ आ रहा है और इसका जो रेंज है वो अल्टीमेटली हमारे पास ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? इसका जो रेंज है वो हमारा अल्टीमेटली इसके बराबर होना चाहिए। तो 0 तो आर में है ही नहीं, तो 0 आर में नहीं है तो हमारे पास ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ 0 के लिए दिक्कत कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? 0 के लिए जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है। तो जो ये फंक्शन है वो हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ से सी भी हमारा गलत हो जाएगा। नन ऑफ द अबव हमारे यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इफ़ फंक्शंस जो है यहाँ पर एफ आर से आर में है एंड जी जो है आर से आर में है, डिफाइन एज द, इस प्रकार से एफ एक्स जो है हमारे पास दिया हुआ है ये है, और जी एक्स जो है हमारे पास दिया हुआ है ये है। तो अब हमें देखो जी ओ एफ निकालना है, एफ ओ जी ओ एफ, मतलब इस टाइप के फंक्शन हमें निकालना है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मैंने आपको पढ़ा था ना, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, और फंक्शन के कंपोजिशन का ही यूज़ हमें करना है। तो एक एक करके हम वेरीफाई करते हैं। पहला वाला चेक करते हैं कि जो एफ ओ जी ऑफ माइनस का जो 3 है ना वो दिया होता है। देखो एफ ओ जी माइनस का 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि एफ जो ये कंपोजिशन है, ऑपरेशन, इसको ख़त्म करके हमें क्या लिखना है, अब यहाँ पर जी ऑफ -3 लिखना है। अब ना एक चीज़ देखो, जी ऑफ -3 किस में दे रहा है, अब हम जी में देखेंगे। -3 देखो ये वाली जो फंक्शन है वो -3 दे रही है ना, मतलब वो है क्या एक्चुअल में, जी एक्स क्या है, 0 आ जाएगी अगर हमारे पास -3 है, मतलब जी में, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ 0 हो जाएगा। अब जब एफ ऑफ 0 है तो एफ ऑफ 0 होने पर फंक्शन हमें कौन सा मिलेगा, देखो 1 से छोटी है तो फंक्शन ये वाली मिल रही है, मतलब इसके 1 से बराबर है या फिर 1 से छोटी है, मतलब 1 से छोटी होने के लिए आर से आर में जा रहे हैं तो 0 भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो 0 जब इसमें इंक्लूडेड हो रहा है तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 7x स्क्वायर, मतलब 7 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 0 माइनस का 8, तो अल्टीमेटली ये माइनस का 8 आ जाएगा। समझ में? तो ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए तो हमारे से गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, एफ ओ जी मतलब 9, तो जब एफ ओ जी 9 है तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से एफ G9 की बात करेंगे हम, ठीक है, G9, तो G9 हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें वो देखना है। 9 की अगर मैं बात करूँ तो देखो 2 से बड़ी के लिए फंक्शन हमारे पास ये वाली आ रही है, ध्यान रखना 2 से बराबर या 2 से बड़ी के लिए फंक्शन ही आ रही है। अब चूंकि रियल नंबर में ही है सारा, तो 2 से बड़ी की मतलब इसमें 9 भी इंक्लूडेड होगा, तो G9 हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये है G9, मतलब यहाँ पर x ये आ रहा है हमारे पास, जो g हो रहा है ना, जी एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो रहा है इसके लिए 9 के लिए,
तो अगर मैं 9 रख दूंगा, G9 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 981 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 85। अब देखो F85 आया, अब 85 को हमें देखना है कि किस में है, तो 85 हमारा कहीं ना कहीं इसमें आ रहा है, देखो 7 से बड़ी है ना, तो 7 से बड़ी के लिए 85 इसमें आ रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है वो हमारा 8 इंटू 85 प्लस का यहाँ पर हो जा रहा है हमारे पास 3। तो अल्टीमेटली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 पंजे 40 और 8 64, 64 और 68 है ना, प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 683 यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, जो कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब के सब आप चेक करके देख लीजिएगा, ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन भी इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया है। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ इसको कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मेरे इसमें वीडियोस में अपलोड करता ही रहता हूँ। आपको पता ही है, मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो फंक्शंस हमें निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है। अगर एक सेट जो है ए है जिसमें हमारा m एलिमेंट है और एक सेट जो है b है जिसमें n एलिमेंट है, तो f जो है फंक्शन a से b में अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर फंक्शन क्या हो जाता है, n की पावर क्या हो जाता है, m हो जाता है। तो बस यही था यहाँ पर n की पावर m, तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है कि रिलेशन इन आर इज डिफाइन एज, जो है हमारे पास दिया हुआ है कि जो रिलेशन है ना भैया वो दिया हुआ है a कॉमा बी सच दैट जो a है वो लेस देन है b स्क्वायर का। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो हम एक एक करके ना इसमें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि अगर मैं पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होता है कि a कॉमा a होता है वो r में होना चाहिए। मतलब क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना। मैं इस रिलेशन को अगर लगा रहा हूँ, मैं अगर 2,2 ले रहा हूँ, चलो इसके लिए बात करो, चलो 1,1 के लिए तो ट्रू हो जाएगा एक टाइम के लिए, लेकिन 2,2 के लिए देख लो ना एक बार देख लो 2,2 के लिए क्या ये सही हो रहा है। तो 2 का मतलब 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है ना, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चेक करके देख लो एक बार। तो यहाँ से जो है ये क्या आ रहा है, 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर है कि नहीं, 2 इज लेस देन 2 का स्क्वायर करके देखो तो 2 हो रहा है लेस देन इक्वल टू 2 टू ज़ 4 हो रहा है ना, 2 टू ज़ क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। उसके बाद में अगर कोई और भी एलिमेंट ले लो ना, क्योंकि आर रिलेशन इन आर इज डिफाइन एज, तो आर में जो है एक रिलेशन डिफाइन है आर, जो कि इस प्रकार से है हमारा। तो जब भी इस प्रकार से आ रहा है तो वो चीज़ तो हमें चेक करके देखनी पड़ेगी, है ना, वो चीज़ तो हमें चेक करके देखनी पड़ेगी कि क्या जो है ये हमारा हो रहा है। क्लियर है, ये हमारा क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ से a, के लिए अगर आप हर a के लिए चेक करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है वो हमारा इक्वल वाला रिलेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि नहीं, इक्वल वाला रिलेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन लेस देन तो है ही है, लेस देन तो है ही है। तो इसका मतलब जो है ये जो रिलेशन है हमारा नहीं होगा, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, जो फंक्शन है ना वो हमारा r से r में दिया है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इस a का जो वैल्यू है वो हम क्या ले रहे हैं, वो हम तो पूरा इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन r में इंटीजर वैल्यू भी नहीं होता है। अभी जो a है ना, a का वैल्यू आप 0 और 1 के बीच में लेकर के देख लो, है ना, 0 और 1 के बीच में लेकर के देख लो। अगर a 1/2 ले रहे हो और क्या a 1/2 1/2 इस रिलेशन को ट्रू हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1/2 इज लेस देन 1/4 का जो है 2 का स्क्वायर हो रहा है। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो यहाँ पर जो है अगला हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए। ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, सॉरी सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक कह रहा है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखो ये चीज़ तो पहले ही मना कर दो, आप कोई भी नंबर ले लो, आप लेकर के देख लो। अगर मैं 1,2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 2, जो 1 है वो ट्रू कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव तो नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की,
तो सिमेट्रिसिटी के लिए भी आप एक बार चेक करके देख लो कि अगर मैं मान के चलो कि मैं ले रहा हूँ एक रिलेशन, यहाँ पर सिमेट्रिक चेक करते हैं 3, -2, ठीक है, जो कि R में हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ -2, 1 ले रहा हूँ जो कि R में है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या 3, 1 R में है? बिल्कुल R में नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी हमारे यहाँ नहीं है, तो नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें चेक करना है। रिलेशन यहाँ पर R में दिया है, अगर अच्छा यही रिलेशन अगर R से छोड़ करके Z में दिया होता, Z में दिया होता, तो Z के लिए भी हमें इस प्रकार से थोड़ा चेक करनी पड़ती। एक बार Z के लिए इसको चेक करना और कमेंट में एक बार इसका आंसर बताना कि क्या अगर Z में रिलेशन दिया होता, Z मतलब इंटीजर में, ये रियल नंबर में दिया है, लेकिन अगर इंटीजर में है तो क्या ये रिलेशन होगा, वो चेक करके आप मुझे बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, कह रहे कि एक सेट हमारे पास दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ना, इस प्रकार से हमें चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो अब बहुत आसान तरीका है, इसको ओरली चेक करते हैं, हम कुछ नहीं करने वाले। अब अगर हमारे पास ए बी सी डी दिया है तो ए ए बी बी सी सी डी डी हमारे पास होना चाहिए, तो ए ए बी बी सी सी डी डी हमारे पास है, तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव तो है ना, रिफ्लेक्सिव तो है। अब हम सिमेट्रिसिटी को चेक करते हैं, अब हम सिमेट्रिसिटी को चेक करते हैं। सिमेट्री होने के लिए अगर हमारे पास देखो ए ए बी बी सी सी है, ए ए बी बी सी सी है, डी डी है, और जो है यहाँ पर हम सिमेट्रिसिटी को चेक करेंगे तो सेल्फ पेयर जितने भी होते हैं वो तो होता ही होता है, उसके लिए उसको हमें नहीं छेड़ना होता है। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, अगर बी सी है तो सी भी होना चाहिए। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, तो ट्रांजिटिविटी के लिए अगर ए बी है, बी ए तो ए होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वो भी है। बी ए है ना, ए बी है तो बी भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बी सी है, सी भी है तो ये भी सही, मतलब ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ से हमारा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला हम इस पर बात करते हैं। देखो इसमें ये कहा गया है कि जो एफ एक्स है ना वो हमारा 8x है, एफ एक्स क्या है, 8x है, तो इस 8x को हमें बताना है कि क्या f11 है, ऑन टू है, क्या है, हमें वही चेक करना है। तो जनरली R से R में रिलेशन दिया है, तो अगर मैं बात करूँ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, क्योंकि 1 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ से 8 ऑफ x1 बराबर 8 ऑफ x2, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x2 हो रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 तो हो गया। अगर मैं बात करूँ ऑन टू की, तो R से R में दिया हुआ है, ध्यान रखना R से R में दिया हुआ है, ठीक है, R से R में दिया है, तो देखो और फंक्शन ना 8 के मल्टीपल है, सारा का सारा 8 का मल्टीपल है। अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो वो जो है 8 के साथ जो है उसका मैपिंग हो रहा है। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो यहाँ से 8 दूनी 16 के साथ मल्टीपल हो रहा है। मतलब इधर जो रेंज सेट आ रहा है ना, रेंज सेट जो है सबके सब जो रेंज आ रहा है वो सबके सब 8 का मल्टीपल आ रहा है, 8 का मल्टीपल आएगा। आप चाहे कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो या पॉजिटिव नंबर ले लो, लेकिन रियल नंबर में 8 के मल्टीपल के अलावा भी तो बहुत सारे नंबर हो रहे हैं जो कि बिल्कुल इधर किसी के साथ मैपिंग नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऑन टू तो ये नहीं है। आप सिंपल सा लॉजिक देखो कि ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या पुट करते हैं, वाई पुट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 8x है, अगर मैं 8x की वैल्यू निकालूं तो वाई अपॉन 8। अब देखो ना, अब मैं वाई अपॉन 8 कर रहा हूँ, समझ में, वाई अपॉन 8 में करूँ तो यहाँ से देखो, हाँ ये जो है ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि R से R में है, ठीक है, R से R में है, यहाँ पर थोड़ा चेक करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि फंक्शन हमारा यहाँ से ये दिया हुआ है, तो ये सही है। अब देखो यहाँ से मैं अगर y का कोई भी वैल्यू उठा लूँ तो इसके लिए हमारा इसमें जो है कोई ना कोई वैल्यू हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, है कि नहीं, कोई ना कोई वैल्यू हमारा जो है इस पे एग्जिस्ट कर जाएगा x के लिए। तो ये ऑन टू तो हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये ऑन टू हो रहा है। अब कोई भी नंबर ले लो y में, y भी हमारा कहाँ से आ रहा है, रियल में, ये भी रियल में, ये भी रियल में, तो रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर उठा लो और उसको 8 से आप डिवाइड करो तो कोई ना कोई तो इसके अंदर मिल ही जाएगा उसका, है ना, कोई ना कोई नंबर इस रियल में तो मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन हमारा 1 भी है और ऑन टू है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैनी वन की तो कोई बात है पर हो नहीं रही है।
है ना। 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। क्लियर। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है ना, हमें देखो मैं अगर इधर से ऑब्जर्व करता तो थोड़े टाइम के लिए तो हमारा ये जो है वो गलत हो जाता। मैं अगर देखता कि यहाँ से 1 ले रहा हूँ तो 8 आ रहा है, 2 ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर भी है जो यहाँ पर उसका एग्जिस्ट करेगा। और मतलब यहाँ से मैं हर वाई के लिए अगर मैं बात करूँ, उसके लिए एक एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इधर कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट ज़रूर कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो हमारा ऑन टू और 1 1 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन में हमें बोला गया है कि f जो है a से b में है और g जो है b से c में है, ये दोनों ही 1 1 है। देन जी ओ एफ a से c में, ये क्या होगा। एक बढ़िया तरीका से मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, एक बढ़िया तरीके हैं, उससे सॉल्व करवाता हूँ। देखो f और g दोनों क्या है, 1 1 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब ये 1 1 है तो हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया GOF। तो देखो GF, अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो x1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जो है हमें 1 1 चेक करनी है ना, बराबर GF x2। क्लियर है। अब देखो f(x1) जो है ये 1 1 है, f11 है, ऑब्वियसली बात है f11 है, तो मैं f(x1) को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 यहाँ पर लिख सकता हूँ, और g यहाँ पर मैं x2 लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही किया है मैंने, शायद मैंने सही किया है ना, क्योंकि f11 हमारे पास गिवन है, f जो है 1 1 हमारे पास गिवन है। अब ना यहाँ पर देखते हैं, यहाँ GOF पूछा है ना, हाँ ठीक है, तो GF ऑफ x1, तो यहाँ पर जो है ये जब हमारे पास 1 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि G 1 1 है ना। अच्छा यहाँ पर ठीक है, हमें यहाँ पर जो है इसके लिए लगाना है ना, हमें G वाले के, G का फंक्शन है। अब चूंकि G देखो यहाँ पर 1 1 है, अगर G 1 1 है तो हमें अंदर वाले को क्या कर सकते हैं, देखो ऐसा होता है ना कि अगर f(x1) बराबर f(x2) है, तो अगर 1 1 है तो ऑब्वियसली बात है कि x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो ऐसे ही G ये पूरा x का काम कर रहा है कि नहीं, ये पूरा किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। ये वाला भी सिमिलरली पूरा x का काम कर रहा है जो f(x2) है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f(x1) जो है बराबर हो जाएगा f(x2) का, है कि नहीं। अब चूंकि f फिर से x जो है 1 1 है, तो x1 जो है x2 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो GOF है वो भी हमारा 1 1 हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 ऑन टू, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 1 1 हमारा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, बी ऑप्शन यहाँ से जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको देखते हैं। देखो कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर से आर में है और जो कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो 1 1 ऑन टू है, क्या है वो हमें एक बार चेक कर लेना है। 1 1 ऑन टू बट नॉट, हाँ इसमें नाइदर 1 1 और ऑन टू, ठीक है ये ऑप्शन है। 1 1 ऑन टू के लिए चेक करनी पड़ेगी हमें। दिया क्या है देखो, एफ ऑफ एक्स जो है ना वो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं, हम दो अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, x1 को मैं ले लेता हूँ 1.2 ले रहा हूँ, ठीक है, और x2 को मैं क्या ले रहा हूँ 1.5 ले रहा हूँ। तो मैं अगर f(x1) की बात करूँ तो ये 1.1 हो जाए 2 हो जाएगा, और f(x2) की बात करूँ तो ये भी हमारा 1 के बराबर हो रहा है। और यहाँ से देखो x2 इंटीजर की बात करूँ, मतलब यहाँ पर अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो 1 1 चेक कर रहा हूँ ना मैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखो दो अलग अलग वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब हम 1.2 ले रहा हूँ और मैं 1.5 ले रहा हूँ, तो दोनों के लिए 1 मिल रहा है, यहाँ पे दोनों के लिए 1 मिल रहा है। तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता है, ये क्या हो रहा है मैनी 1 तो हो रहा है, मैनी 1 हो जा रहा है। तो 1 1 तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। 1 1
ऑन टू है, तो इस ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हमें एक बार चेक करनी पड़ेगी। अब देखो एक चीज़ आप समझ रहे हो कि यहाँ से जो ये y है ना, y हमारा जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मैं अगर y बराबर कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, तो इसका कोई भी प्रीमेज डोमेन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर नॉन इंटीजर एलिमेंट इन कोडोमेन। ठीक है, देखो अब यहाँ से ना एक चीज़ आप समझो कि मैं यहाँ पर कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, मान के चले मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, क्लियर है, यहाँ से मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ, तो इसमें तो आप एक चीज़ देख रहे हो ना, सारे के सारे इंटीजर वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या करता है भैया, पॉइंट में आप कितना भी नंबर ले लो वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, इंटीजर वैल्यू में ही कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर ना आप एक चीज़ समझ लो कि जब ये इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर तो नॉन इंटीजर भी बहुत सारे होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं देयर इज़ नो प्री इमेज एग्जिस्ट इन डोमेन। समझना मेरी बात को ध्यान से, देयर इज नो प्री इमेज एग्जिस्ट इन डोमेन फॉर नॉन इंटीजर एलिमेंट्स इन कोडोमेन। तो इसमें जितने भी नॉन इंटीजर है उसका प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, नहीं कर पाएगा ना, खाली रह जाएगा, तो इसमें ऑन टू भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, इस पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर ना हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, और इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x को रखना है हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसका स्क्वायर माइनस का 3, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आप इसको ना पूरा सॉल्व करना था, x की पावर 4 यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, और 3 3 9 है ना, और यहाँ पर भी 3 3 9 है, तो आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी जो है यहाँ से करेक्ट होगा। इसको सॉल्व कर देख लेना, जनरली सॉल्व भी करना है, मुझे लगता है कि आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेना एक बार सॉल्व करके, आसान क्वेश्चन है, बस आपको फंक्शन में वैल्यू ही रखने होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एफ आर से आर में है, जी आर से आर में दिया है, एफ ऑफ एक्स जो है कॉस एक्स है, और जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर है। तो हमें ये बताना है कि जी ओ एफ ओ जी हमें निकालना है, मतलब कंपोजिशन निकालना है। तो सबसे पहले तो जी ओ एफ निकाल लेता हूँ मैं, जी ओ एफ एक्स लगाओ यहाँ पे ना, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि जी एफ ऑफ एक्स हो जाता है, और यहाँ से जी एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो कॉस एक्स है, तो यहाँ से जी ऑफ एक्स क्या है, 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर है, तो 3x के जगह पर क्या रखना है हमें, कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक तो ये आ गया। एफ ओ जी की मैं बात करूँ तो एफ ओ जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स, तो यहाँ से एफ जी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो 3x स्क्वायर है ना, तो 3 एफ यहाँ पर देखो एफ 3x स्क्वायर है, तो यहाँ से फंक्शन देखना हमें एफ एक्स का, कॉस हो जाएगा यहाँ पे कॉस 3x स्क्वायर, तो दोनों ही बराबर हमारा नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, डिटरमाइन भी हम कर पा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 25 नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ कि जनरली जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो यूके पीएससी है, और DSSB से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन ही पूछा गया। मैं आपको बता भी देता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक था क्वेश्चन में, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको क्या कर दिया है, करेक्ट करके बना लिया। ये क्वेश्चन में मिस्टेक था, जब एक्चुअल में क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं था, मिस्टेक था ऑप्शन में, तो इसके लिए जनरली सबको मार्क्स इक्वली दे दिया गया था, तो ये क्वेश्चन वैसा है, तो मैंने करेक्ट करके ऑप्शन को आपके सामने रख दिया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप देख लीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इफ द अबव इमेज रिप्रेजेंट द फंक्शन f1 एंड f2। तो देखो अगर मैं f1 की बात करूँ तो हमें चेक करना है 1 1 है या नहीं है। देखो ये 1 1 हो रहा है, सारे इमेज अलग अलग है, तो 1 1 तो हो रहा है।
ठीक है, 1 1 हो रहा है, ये 1 1 हो रहा है, 1 1 हो रहा है तो ऑन टू भी तो हो रहा है ना, ऑन टू भी हो रहा है। दूसरे की मैं बात करूँ तो 1 1 नहीं हो रहा है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। अगर 1 1 नहीं है तो मैंने क्या बताया था, मैनी 1 हो रहा है, ये मैनी 1 हो रहा है। ऑन टू की बात करें, ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है तो क्या है, इन टू है ना। आप अब खाली है, देखो यहाँ पर एलिमेंट्स कोई किसी के साथ मैप्ड नहीं है, तो यहाँ पर ऑन टू नहीं होगा, लेकिन ऑन टू जब नहीं होता तो इन टू होता है। देखो अगर 1 1 नहीं है, अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, ठीक है, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, और अगर ऑन टू नहीं है तो वो इन टू होगा। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, F1 इज़ 1 1, F2 इज़ 1 1, तो ऑप्शन तो गलत हो गया, F2 1 1 नहीं है। F1 इज़ ऑन टू, बिल्कुल, F2 इज़ ऑन टू, बिल्कुल, ये भी गलत है ऑप्शन हमारा। F1 इज़ ऑन टू, बिल्कुल है। F2 इज़ 1 1, ये भी गलत ऑप्शन है। अब कह रहे हैं कि F1 इज़ 1 1 एंड F2 इज़ मैनी 1, ठीक है। F1 हमारा 1 1 है और F2 मैनी 1 है, तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और बढ़िया भी लग रहा है। डाउट्स वगैरह है तो भैया पूछ लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको डाउट हो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं चीज़ों को। और मुझे लगता है कि आपने अगर कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ अगर मैथमेटिक्स है तभी आपने जो है मैथमेटिक्स चूज़ किया होगा LT ग्रेड में या फिर GIC लेक्चरर में, तो ये चीज़ रहता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैथ्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बस ये कि रिवीजन आपका हो जाएगा बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे हैं कि f का प्रतिलोम हमें निकालना है। प्रतिलोम निकालना बहुत आसान है, इसको y मानो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, जो fx है ना उसको हम y मान रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो fx है उसको हमने y माना। अब x में इसका वैल्यू निकालो, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ से x बराबर y माइनस 3/4 आ जाएगा, तो y माइनस 3/4 आ जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो गया। x के पदों में भी कभी कोई पूछ लेता है तो x के पदों में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें y की जगह पर सिर्फ x पुट करना होता है। अगला हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये एक ना प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। देखो A यूनियन B यूनियन C कह रहा है और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन, इसको मैं थोड़ा खोल के दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये आ जाएगा A यूनियन B यूनियन C। अगर मैं इंटरसेक्शन है ना, एक तो ये आ गया, दूसरा यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, A इंटरसेक्शन A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमको क्या करना है कि इन सब में से इन सब का, अब देखो ये A डैश है, ये B डैश है, C डैश है, इनका इंटरसेक्शन कभी, इन दोनों का A है और A डैश है, B है और B डैश है, C है और C डैश है। ध्यान समझना, चीज़ों लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर जो है अगर इसमें हम देखें कि कोई भी एलिमेंट A में भी है और A डैश में भी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट है वो A में भी आ रहा है और A डैश में भी आ रहा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। B में भी आ रहा है और B डैश में भी आ रहा है, C में भी आ रहा है, C डैश में। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है एक नल सेट बन जाएगा, एक रिक्त समुच्चय बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया तो टिक मार दिया करो नल सेट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डी मॉर्गन्स लॉ। आपको मैंने डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, दो डी मॉर्गन्स लॉ बताया था। अगर A यूनियन B का अगर होल डैश है तो वो होता है हमारा A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और डी मॉर्गन में दूसरा जो लॉ है वो A इंटरसेक्शन B का अगर होल डैश करूँ तो वो होता है A डैश यूनियन B डैश। अब दोनों में से कौन सा देख लो, A यूनियन B का जो डैश है तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है और ये भी गलत हो रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। पूछ लिया, देखो डी मॉर्गन लॉ के बारे में पूछ लिया गया आपसे एग्जाम में, PYQs है ये सारे के सारे, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कह रहे कि एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है, मतलब एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, 0 है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए के लिए मैंने बताया था कि पावर सेट ऑफ ए की जो कार्डिनलिटी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ P ऑफ ए क्या होते हैं, 2n होता है, मतलब n का जो वैल्यू है वो तो 0 है, तो मतलब 1 एक एलिमेंट यहाँ पर हो जाएगा, और एक एलिमेंट कुछ नहीं वो 5 ही है, ठीक है, ये हो जाएगा, इसका C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो देखिए, कह रहा है कि if 3 non-empty sets A, B and C are having relation A intersection B, A intersection C and A intersection C, ये दोनों जो है हमारा बराबर है, A intersection B जो है बराबर है A intersection C के, और A यूनियन B जो है बराबर है A यूनियन C के।
तो देखो ऐसा तभी पॉसिबल होता है ना, देखो ए बराबर बी बराबर सी अगर होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, आप चाहो तो एग्जांपल लेकर के भी इसको वेरीफाई करके देख लेना, ये आता वही है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। आप एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप इसको देख करके ना वेरीफाई करना, ठीक है। एक मैं सेट दे रहा हूँ ए, ठीक है, जैसे कि 1,2 है, और एक सेट में दे रहा हूँ बी, और ये कहे 2,3,4, और एक सेट में और दे रहा हूँ सी जो कि है 2,3,4, ठीक है। ये सेट है, और इसको लेकर करके आप वेरीफाई करके देख लेना कि ये जो कंडीशन है वो सिर्फ ट्रू तभी होगा जब बी बराबर सी होगा, और बी बराबर सी मैंने यहाँ पर दे रखा है इसलिए ट्रू होगा। अब कोई और एग्जांपल अपने मन से बनाना, अगर सही हो रहा है तो भी बताना मुझे, ठीक है, फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो चेक करते हैं। देखिए अगर Z1 है, Z1 जो है 3 है, Z1 देखो यहाँ पर समझ लो, Z1 जो है 3 का मल्टीपल है सारे के सारे, ठीक है। तो Z1 अगर मैं बात करूँ तो Z1 में कैसा कैसा एलिमेंट आ रहे हैं, Z1 में -3 आ सकता है, 0 आ सकता है, +3 आ सकता है, 6 आ सकता है ना, अप टू सोन। Z2 की मैं बात करूँ तो 3x+1, 3 का मल्टीपल और उसमें एक जोड़ के बनाना है हमें। तो ये अगर देखें तो 0 नहीं आएगा, इसमें 1 आ जाएगा ना, -5 और -2 1 इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, फिर यहाँ पर 7 है ना, 10 और इस टाइप से एलिमेंट्स आएंगे। ऐसे में बात करूँ अगर Z3 की, तो Z3 में कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब इसमें आने वाले इसमें, तो यहाँ पर 5 6 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस का 7 -4 माइनस का यहाँ पर 1 और 2, फिर 5 फिर 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 11 अप टू सोन। तो आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो कि इंटरसेक्शन में अगर कर रहा हूँ तो कोई भी एलिमेंट देखो इसमें कॉमन तो नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये 5 हो जाएगा। इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू जेड, जेड के बराबर नहीं है। फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो आप एक चीज़ देखो कि जो ये Z1 Z2 Z3 है, वैसे ग्रुप के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है। ग्रुप थ्योरी का वीडियो जो है मेरे चैनल में काफ़ी पड़ा हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप एक बार देख भी सकते हो, सीख जाओगे। तो जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है, ठीक है। एसोसिएटिव होता है, उसके बाद जो है इसमें आपके 4 जो प्रॉपर्टी है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। बाइनरी ऑपरेशन भी अब मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें। इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि अगर इसमें यहाँ पर देखो इन्वर्स जो है इसके अंदर होगा ही नहीं, इसके अंदर जो अपना जो इन्वर्स वाला जो कंडीशन है ना वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आर जो है यहाँ पर जो है यहाँ से अगर देखें तो ग्रुप की बात किया जा रहा है ना, तो इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए दे रखा है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इन्वर्स है वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1 होता है। देखो हर किसी में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है ना, हर किसी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा। पार्टीशन ऑफ आर है, देखो आर का पार्टीशन है ना, आर का पार्टीशन है कि जेड का पार्टीशन है। पार्टीशन का मतलब क्या है, पार्टीशन का मतलब क्या है, पार्टीशन का मतलब ये होता है कि मतलब तोड़ तोड़ करके बनाना, ठीक है, कहीं ना कहीं तोड़ तोड़ करके उसको बनाना पार्टीशन। तो देखो आर का पार्टीशन नहीं है, क्योंकि इसमें आर में कई सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो सी ऑप्शन यहाँ से जो है गलत हो जाएगा हमारा। जेड का पार्टीशन है जी, बिल्कुल जेड का पार्टीशन है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ Z1 Z2 Z3 है ना, मतलब इन सबको जोड़ने का मतलब क्या है कि अगर मैं इनका यूनियन कर दूँ, समझ में आ रहा है। पार्टीशन का मतलब सिंपल सा आप लॉजिक समझ लीजिए कि जो यूनियन में अगर कर दूँ Z1 यूनियन Z2 यूनियन Z3, तो ये हमारा अल्टीमेटली Z के बराबर आ, तो Z का ये पार्टीशन हो जाएगा, यहाँ से ये चीज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि ऑप्शन बी में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी में आपको दिक्कत आएगा। तो ऑप्शन बी में दिक्कत नहीं आएगा, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है ग्रुप थ्योरी का, आप चेक करके वहाँ पर जा करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा है कि अगर यूनियन हमारे पास, यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया है, ए हमारे पास दिया है, ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। तो अभी मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ बताया है, डी मॉर्गन्स लॉ बताया है। तो डी मॉर्गन्स लॉ देखो बच्चे क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालेंगे, फिर डैश निकालेंगे यू से,
तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है। आप डायरेक्ट डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा, ए के वो जो है ए डैश मतलब यू के वो एलिमेंट लिखने जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 इंटरसेक्शन। बी डैश का मतलब क्या है, यू के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, 2 4 6 8 को छोड़कर के बाकी सारा है, 1 है 3 है 5 है 7 है, ठीक है, फिर 9 हो जाएगा। तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूँ तो क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है ना, और 9 आ रहा है। तो 5 7 9, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा है कि x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट nx जो है दिया हुआ है, ny दिया हुआ है, nx यूनियन y दिया है। तो ये तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, nx प्लस ny माइनस nx यूनियन y हो जाएगा। सबके वैल्यूज़ दिए हुए हैं, रखनी है बस। ये हो गया, ये हो गया, और माइनस का यूनियन वाला ऑप्शन यहाँ पर रखना है 38। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 3 और 1 यहाँ पर 4, 38 39 40, 2 हो गए। यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 400 प्लेयर्स 250 प्ले फुटबॉल्स। ठीक है, फुटबॉल को मैं ए से दिखा देता हूँ और क्रिकेट को मैं बी से दिखा देता हूँ। तो जो एन ए है ना वो 250 है, और जो एन बी है ना क्रिकेट वाले वो 200 है। ठीक है, देन हाउ मेनी पीपल्स प्ले बोथ गेम। अब दोनों गेम खेले, मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है। जो ए भी है, ए को भी खेले और जो बी को भी खेले, मतलब जो फुटबॉल को भी खेले और जो इसको भी खेले। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो नंबर हमें निकालना है जो कि इंटरसेक्शन हो। ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। और दिया क्या है, इन अ ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या है कि इसमें भी है और इसमें भी है और मिला करके है दोनों। तो ए यूनियन बी हमारे पास दिया हुआ है। तो ए यूनियन जो बी है वो हमारा टोटल ही 400 दिया हुआ है। तो अभी फार्मूला मैंने बताया है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए फार्मूला बताया था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो हम वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे 250 प्लस 200 माइनस यहाँ पे 400 होगा भाई, 400। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 450 माइनस 400 बराबर 50। तो ये ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी एक प्रॉपर्टी ही है। तो देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है वो हमें देखना है। यूनियन की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ए इसकी मैं बात करूँ तो ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है, बाकी सब यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी है, कुछ चीज़ें तो आपको ऑरली याद करनी पड़ेगी, वो नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, ये वही क्वेश्चन है। अभी मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया इस वीडियो में ही। तो एक बार आप ना इसको घर से ट्राई करना, फिर कमेंट में इसका आंसर आप ज़रूर बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है 36 का। तो मैं चेक कर लूँगा कि ऑप्शन आपका सही है नहीं है, कोशिश करूँगा रिप्लाई आपको प्रॉपर मैं दे दूँ, और मैं दे भी दूँगा आप लोगों को। ठीक है, वो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, आंसर आप ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसको देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स। देखो यहाँ पर ना लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ए एक्स नहीं है, लॉग बेस में ए है। हाँ, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये सबके सब बेस में ए है। क्लियर है, ये सब के सब ना बेस में ए है, इसको बेस में ए बना लेना, कर लेना, उसको अंडरस्टूड है, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ही अब कह लीजिए। तो कह रहे हैं कि कौन सा सही है, एफ द फंक्शन एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू। देखो जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा ना, आप आंखें बंद करके उसको ना 1 1 तो कह ही देना, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा के लिए 1 1 होता है। और अगर हमारा ए ग्रेटर देन दिया है, दो कंडीशन है, अगर ए ग्रेटर देन दिया हुआ है 1, तो जब भी 1 होगा ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना,
तो डिक्रीजिंग होगा। अगर इसका आप ग्राफ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, 0 से और a के बीच में ये डिक्रीज हो रहा है, 0 से 1 के बीच में हमेशा के लिए डिक्रीज होगा, इस टाइप से डिक्रीज होगा, ठीक है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला फंक्शन होगा हमारा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो हमारा होगा 1 मंथ तो होगा ही होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन दिया है तो 1 1 होगा ही होगा, और साथ में इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा होगा। चेक कर लेते हैं, एफ एक्स इज 1 to 1 फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो गलत हो जाएगा, है ना। निरंतर ह्रासमान गलत हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखो फंक्शन एक है कि नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पर तो वैसे ही गलत हो गया। फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो बिल्कुल सही है, एक की भी है और निरंतर वर्धमान है, फॉर ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये ऑप्शन यहाँ से वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। देखो यहाँ पर आर है, और आर हम अब हमारा दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169। तो ये जो है ना हमारा एक सर्कल है, ऐसा समझना, ये एक सर्कल है हमारा, ठीक है। और इस सर्कल का जो रेडियस है ना वो हमारा जो है कितना दिया है, वो जो रेडियस है वो हमारा 13 दिया हुआ है, ठीक है, 13 दिया है। तो अब जो है हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रेंज ऑफ आर, तो इस रिलेशन का हमें रेंज निकालना है। देखो अगर मैं a का मान 0 रख दूँ तो b का मान यहाँ से कितना आ रहा है, प्लस माइनस का 13 आ जाएगा। अगर मैं a का मान जो है प्लस माइनस का 5 रखता हूँ तो b का मान कितना आ जाएगा, 5 5 25, 169 माइनस 25, तो यहाँ से 144 आ जाएगा, और मैं b स्क्वायर है ना, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख रहे हैं हम वैल्यू को, तो यहाँ से जो b की जो वैल्यू आएगी ना वो प्लस माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है। ऐसी में a का जो वैल्यू है उसको मैं अगर प्लस माइनस का 12 रखता हूँ, देखो ऐसा नंबर हम इसलिए रख रहे हैं ना क्योंकि हमें स्क्वायर देखना है, स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट करे, इसलिए हम ऐसा नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ से b स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 169 माइनस 12 12 144 बराबर हो जाएगा 25। देन इट इम्प्लाई कि b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 5, b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। अब मैं a की जो वैल्यू है वो मैं अगर प्लस माइनस का 13 ले रहा हूँ तो b बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्या आ रहा है सेट में, 0 आ रहा है, प्लस का 12 आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 12 आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है, माइनस का 13 आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जेड तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 38 हो गया। अब यहाँ पे 39 क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी सही है। एफ ऑफ एक्स जो है दिया हुआ है, माइनस का 6 है आर में। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ माइनस 2 प्लस एफ ऑफ 0। देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 6 दिया है, फिक्स है, कांस्टेंट है। आप एफ ऑफ 3 कर लो तो भी माइनस का 6 है, एफ ऑफ माइनस का 2 कर लो तो भी माइनस का 6 है, एफ ऑफ 0 कर लो तो भी माइनस का 6 है। 6 मतलब कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो बस। 3 हो गया क्या, माइनस का 6 हो गया ये, ठीक है। एक तो ये हो गया। एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू भी माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एफ ऑफ 0 का वैल्यू माइनस 6, तो यहाँ पर 6 चंग 36 हो जाएगा। माइनस का 6 बराबर यहाँ पर क्या बच रहा है, 30 बच रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। कह रहा है कि एक सेट ए हमारे पास दिया हुआ है, अब इसको चेक करते हैं। ए हमारा पास जो है, ए जो है दिया हो तो सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ सकता है। देखो माइनस मतलब -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी सेट की बात करते हैं। एक्स नेचुरल नंबर में से आ रहा है और इससे छोटा है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी आ सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या क्या एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है इंटरसेक्शन है, बिल्कुल सही है। बी सबसेट है, बी सबसेट है इसका, नहीं है, बिल्कुल गलत है। ए बराबर बी है, ए भी नहीं है। ए सबसेट है, बिल्कुल नहीं है, तो गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ से जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को देखते आपको लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखो मैंने बता रखा है वैसे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, मैंने आपको बता रखा है कि अरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, है ना। अरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरो डायग्राम कहलाता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कह रहा है कि नॉट करेक्ट कह रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये सही है।
और रिलेशन रिप्रेजेंट बाय मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। रिलेशन रिप्रेजेंट बाय अ सर्कल, रिलेशन रिप्रेजेंट बाय अ सेट बिल्डर, तो ये बात भी सही है। तो सर्कल से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते रिलेशन को, तो ये ऑप्शन यहाँ से आप करेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नॉट करेक्ट बोला है, तो नॉट करेक्ट यही गलत ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट एक्स पी कॉमा क्यू कॉमा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य का मतलब अगर पी क्यू आर है तो पी पी क्यू क्यू आर आर होना चाहिए, 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 इसमें भी है, पी पी क्यू क्यू आर आर इसमें भी है, पी पी क्यू क्यू आर आर नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि द सेट एक्स हैज़ 3 एलिमेंट, मतलब एक्स में 3 एलिमेंट है, एंड सेट वाई है, इसमें हमारा 2 एलिमेंट है। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब अगर ए इस प्रकार से है, ए इज अ सबसेट, तो ये सिर्फ सबसेट होता है जिसमें हमारा सेम जो एलिमेंट सेट है वो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सेम सेट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन है। तो प्रॉपर सबसेट, सबसे तो सबसेट निकाल लेते हैं, उसमें एक हम घटा देंगे। ठीक है, देखो एक्स क्रॉस अगर मैं वाई की बात करूँ तो इसका जो कार्डिनलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। अब सबसेट की अगर मैं बात करूँ सबसेट, तो सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, दैट इज इक्वल टू 64। और प्रॉपर की अगर मैं बात करूँ तो एक घट जाएगा, क्योंकि सबसेट की अगर मैं बात करूँ किसी सेट का, अगर मान के चलो मैं 1 2 3 ले रहा हूँ, एक सेट ले रहा हूँ ये, तो इसका सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएंगे। अब 8 तो इसमें ये जो है सबसेट है, लेकिन प्रॉपर की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ये वाला हमें हटानी पड़ेगी ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 64 में से एक हट जाएगा, दैट इज 63 हो जाएगा यहाँ से। तो 63 डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन ही है, काफ़ी लंबा हो गया है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि कुछ ना कुछ एग्जाम में आपको ज़रूर हेल्प हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पर कॉस पाई का स्क्वायर है एक्स है, प्लस कॉस माइनस पाई का स्क्वायर है एक्स है। तो ये x जो है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसके देखते हैं कि जो ये पाई का स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर क्या होता है, 3.14 इंटू 3.14। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो ये 9 है ना, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, तो 9.8 आप मान के चलो, और भी आएगा वैसे तो हम 8 ही लेते हैं क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालनी है। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूँ 9.8, तो ये तो हमारे पास 9 आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरे की बात करूँ तो माइनस का पाई स्क्वायर है, तो माइनस का 9.8, माइनस का 9.8 माइनस का 10 के क्लोज है। ठीक है, तो -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है कॉस 9x और प्लस का कॉस माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस तो माइनस कॉस थीटा जो है, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस का कॉस थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर 10x आ जाएगा। अब पाई बाई 2 पर वैल्यू पूछा है, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 पर इसका वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 9 पाई बाई 2 प्लस कॉस 10 इंटू पाई बाई 2 और 5 पाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसका वैल्यू तो 0 है, क्लियर है, करके देख लीजिए। इसका वैल्यू हमारा माइनस का बना आता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने 44 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्लियर भी करूँगा। कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हैं। वीडियो सही लगे उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और हम जो UPPSC LT ग्रेड मैथमेटिक्स से GSE लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है, और TGT PGT के एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी सिलेबस है वो हम पूरा कवर कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।